नमस्कार, मैं गणेश कुमार चौधरी, असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री, गवर्नमेंट कॉलेज बाड़मेर। बीएससी सेकेंड ईयर की लास्ट क्लास में मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट संक्रमण तत्वों के चुंबकीय गुणों पर डिस्कस किया था। आज अपन संक्रमण आयनों के रंग तथा स्पेक्ट्रमीय व्यवहार, कलर एंड स्पेक्ट्रल बिहेवियर ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट आयन पर डिस्कस करेंगे। जब किसी पदार्थ पर श्वेत प्रकाश डाला जाता है तो ये पदार्थ दृश्य क्षेत्र जो विजिबल रीजन है उसमें से एक विशेष रंग के प्रकाश और जिसका तरंगदैर्ध्य वेवलेंथ लैम्डा बराबर 400 से 700 नैनोमीटर तक को अवशोषित कर लेता है। जब श्वेत प्रकाश है किसी पदार्थ के ऊपर पड़ता है तो दृश्य प्रकाश के क्षेत्र में से कोई विशेष रंग का प्रकाश और जिसका तरंगदैर्ध्य 400 से 700 नैनोमीटर तक है वो अवशोषित कर लेता है तथा शेष प्रकाश परावर्तित करता है। उस पदार्थ से शेष प्रकाश है वो क्या होता है, परावर्तित होता है। और इस परावर्तित प्रकाश का रंग, जो परावर्तित प्रकाश है उसका रंग अवशोषित प्रकाश का पूरक कॉम्प्लीमेंट्री कलर होता है तथा पदार्थ इसी रंग का दिखाई देता है। जैसे यहाँ पे कोई पदार्थ बैंगनी रंग के प्रकाश को अवशोषित करता है। श्वेत प्रकाश में से वायलेट कलर का जो है लाइट बैंगनी रंग के प्रकाश की किरण को अवशोषित करेगा तो वो पदार्थ पीला हरा दिखाई देगा, यानी उसका पूरक रंग कॉम्प्लीमेंट्री कलर क्या है, पीला हरा येलोइश ग्रीन। इसी प्रकार यदि नीले रंग को अवशोषित करता है तो वो पदार्थ पीला दिखाई देता है, यानी उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर क्या है, पीला है। अवशोषित रंग है उसका पूरक रंग क्या होगा, यहाँ पे पीला होगा। जैसे हरा नीला यानी ग्रीनिश ब्लू कलर अवशोषित करता है तो पदार्थ ऑरेंज यानी नारंगी रंग का दिखाई देता है। और यदि पदार्थ वो ब्लूइश ग्रीन यानी नीला हरा अवशोषित करेगा प्रकाश को तो वो लाल रंग का दिखाई देगा। और यदि हरा है अवशोषित करता है तो गहरा बैंगनी यानी पर्पल रंग का दिखाई देता है। इस प्रकार यहाँ पर ये पदार्थ किस कारण से रंगीन दिखाई देते हैं उसकी बात थी। तो आगे यही अपन डिस्कस करेंगे कि अधिकांश संक्रमण धातु लवण रंगीन होते हैं। संक्रमण धातुओं के जो लवण हैं उनका रंगीन होते हैं और इसका क्या कारण है, क्योंकि इन धातुओं के आयनों में रिक्त या आंशिक भरे हुए डी कक्षक पाए जाते हैं। डी कक्षक कैसे होंगे, रिक्त या आंशिक भरे हुए, और इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। या इसका मेन रीजन क्या है, इनमें क्या पाए जाते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। और संक्रमण धातुओं के रंगीन होने के दो या कारण हैं मुख्य रूप से, जिनको अपन एक एक करके डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है यहाँ पे डीडी संक्रमण। डीडी ट्रांजिशन क्या है, जब किसी संक्रमण धातु आयन के संपर्क में, संक्रमण धातु आयन है और इसके संपर्क में कोई लिगेंड आता है तो समान ऊर्जा वाले डी कक्षकों का विपाटन हो जाता है। ये अपन ने क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में अपन पढ़ते हैं सीएफटी के अंदर, जो आपके पिछली 12th क्लास में आई हुई है CFT
क्रिस्टल फील्ड थ्योरी उप संयोजक यौगिकों में। और उसमें अपन पढ़ते हैं कि जब संकुल यौगिक बनते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनते समय उप संयोजक यौगिक और उप संयोजक बंध बनते समय इन यौगिकों में जब लिगेंड धातु आयन के संपर्क में आता है तो उस समय जो केंद्रीय धातु आयन है उसके डी कक्षकों का विपाटन हो जाता है। जैसे अष्टफलकीय लिगेंड क्षेत्र में यदि अष्टफलकीय संकुल यौगिक बन रहा है उस समय ईजी कक्षक, ईजी के अंदर कौन से dx² - y² और dz², उच्च ऊर्जा के, जबकि T2G यानी dxy dyz और dz(x) ये तीनों ही कक्षक जो T2G और EG वाले कक्षक आपस में विपाटित स्प्लिटिंग हो जाएगी। उच्च ऊर्जा के कौन से हो जाएंगे EG कक्षक और निम्न ऊर्जा के कौन से हो जाएंगे T2G कक्षक। इस प्रकार डी कक्षकों की ऊर्जा में अंतर आ जाता है, यानी जो लिगेंड से प्रतिकर्षित ज्यादा होंगे कौन से वाले EG कक्षक वो उच्च ऊर्जा में चले जाएंगे और T2G कक्षक है वो लिगेंड के द्वारा कम प्रतिकर्षित होंगे और इनकी ऊर्जा क्या होगी निम्न ऊर्जा की होगी और दोनों में ऊर्जा के अंतर होगा, इनकी स्प्लिटिंग हो जाती है। और ऐसी स्थिति में यदि कोई इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा वाले यानी कि T2G कक्षक से उच्च ऊर्जा वाले EG कक्षक में जाता है तो कम ऊर्जा वाले दृश्य क्षेत्र से विकिरणों का अवशोषण करता है। हाँ, जब प्रकाश की जो विकिरण है श्वेत प्रकाश की उसमें से दृश्य क्षेत्र की विकिरणों का अवशोषण करके वो इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा के T2G कक्षक से EG कक्षक में जाता है और ये संकुल रंगीन दिखाई देने लग जाता है। इलेक्ट्रॉन एक डी कक्षक से यानी कि यहाँ पे T2G भी कैसे कक्षक है डी कक्षक ही है और दूसरे EG कक्षक है वो भी तो कैसे हैं डी कक्षक ही है। तो एक डी कक्षक से दूसरे डी कक्षक में इलेक्ट्रॉन जाता है। यहाँ पे संक्रमण कहाँ से हो रहा है एक डी कक्षक से दूसरे डी कक्षक में, इसलिए इसे अपन क्या कहते हैं डी संक्रमण कहते हैं, डी ट्रांजिशन कहा जाता है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर के डी कक्षकों में आसानी से कम ऊर्जा की दृश्य प्रकाश की विकिरणों को अवशोषित करके चला जाता है, जबकि युग्मित इलेक्ट्रॉन के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। निम्न ऊर्जा स्तर पे यदि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो वो दृश्य प्रकाश को ही अवशोषित करके उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाता है, कम ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन यदि युग्मित इलेक्ट्रॉन है तो उसको उच्च ऊर्जा स्तर में जाने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है जो दृश्य प्रकाश की विकिरणों की नहीं होती है। अतः अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति में ये धातु आयन रंगीन होते हैं, जबकि D0 व D10 विन्यास वाले धातु आयन कैसे होते हैं रंगहीन होते हैं, कलरलेस होते हैं, क्योंकि D0 में DD संक्रमण हेतु कोई इलेक्ट्रॉन होता ही नहीं है। D0 में कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं DD संक्रमण के लिए, तो संक्रमण होगा किसका और इस स्थिति में रंगीन वो दिखाई नहीं देगा। और इसी प्रकार यहाँ पे D10 जो विन्यास है उसमें सभी कक्षकों में इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं भरे हुए रहते हैं, युग्मित होते हैं, इसलिए वहां पर भी संक्रमण संभव नहीं है। और इन दोनों स्थितियों के अंदर बने हुए धातु आयनों के यौगिक रंगहीन दिखाई देते हैं। जैसे यहाँ पे स्कैंडियम 3+ है या फिर टाइटेनियम 4+ है, कॉपर प्लस या जिंक 2+। तो इन दोनों कंडीशनों में आप दिख रहे हैं विन्यास में D0 है और जबकि इन दोनों विन्यासों में D10 है और इसलिए इनके आयन है वो रंगहीन होते हैं। ये पहला
रीजन था जिसके कारण यहाँ पे संक्रमण तत्वों के जो यौगिक हैं वो रंगीन दिखाई देते हैं। दूसरा यहाँ पर कारण है आवेश स्थानांतरण स्पेक्ट्रा, चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा। ये दूसरा कारण है यहाँ पे संक्रमण धातु आयनों के बने हुए यौगिकों के रंगीन दिखाई देने का। संक्रमण धातुओं के रंगीन होने का दूसरा कारण इलेक्ट्रॉनों का एक आणविक कक्षक से दूसरे आणविक कक्षक में स्थानांतरण। यहाँ पे आवेश स्थानांतरण स्पेक्ट्रा है, चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा में एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से दूसरे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है। यहाँ पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। धातु आयन तथा लिगेंड अणुओं या आयनों के आणविक कक्षकों के मध्य भी इलेक्ट्रॉनों का संक्रमण हो सकता है। इलेक्ट्रॉनों का संक्रमण किसके बीच में होता है? यहाँ पे धातु आयन या लिगेंड अणुओं या आयनों के जो आणविक कक्षक है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, उनके मध्य यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों का संक्रमण होता है। और इस संक्रमण में भी इलेक्ट्रॉन प्रकाश के दृश्य क्षेत्र विजिबल रीजन से ही ऊर्जा का अवशोषण करते हैं, अतः यौगिक रंगीन दिखाई देते हैं। डीडी संक्रमण की तुलना में आवेश स्थानांतरण से उत्पन्न रंग अधिक गहरे होते हैं। यहाँ पे जो यौगिक होंगे वो अधिक गहरे होते हैं। संक्रमण धातु आयन पर धनावेश की जितनी अधिक मात्रा होगी उसका रंग उतना ही गहरा होगा, क्योंकि लिगेंड से धातु आयन पर आवेश स्थानांतरण भी अधिक होगा। जो लिगेंड से धातु आयन पर आवेश स्थानांतरण की प्रबलता अधिक होगी जब धातु आयन पर आवेश यानी धनावेश अधिक होगा तब, अर्थात इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की शक्ति बढ़ती जाती है धातु आयन पर आवेश बढ़ने के साथ साथ। जैसे यह टाइटेनियम 4+ है और सभी के अंदर आप देख रहे हैं यह विन्यास के अंदर D0 विन्यास होगा, कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है यहाँ पर। जैसे टाइटेनियम 4+ है लेकिन यहाँ इसमें आवेश स्थानांतरण की इतनी संभावना नहीं है तो रंगहीन है। लेकिन जैसे ही यहाँ पे 5+ हुआ, आवेश स्थानांतरण की संभावना अधिक बढ़ी, रंग कैसा हो गया? नारंगी पीला हो गया। 6+ है क्रोमियम में और अधिक आवेश स्थानांतरण की संभावना बनी तो रंग और गहरा यानी कि नारंगी हो गया। और मैंगनीज 7+ यहाँ आवेश धनावेश है वो और अधिक बढ़ गया है, आवेश स्थानांतरण की यहाँ पर अधिक संभावना होगी और जिसके कारण इसका रंग और गहरा यानी गहरा बैंगनी हो जाता है। इस प्रकार से अपन यहाँ पे संक्रमण तत्व आयनों के रंग तथा स्पेक्ट्रमी व्यवहार के लिए जो उत्तरदायी दो कारण डीडी संक्रमण और आवेश स्थानांतरण स्पेक्ट्रा के बारे में डिस्कस किया। और नेक्स्ट यहाँ पे अपना टॉपिक है संकुल यौगिकों का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। और किसके हैं? संक्रमण तत्वों के संकुल यौगिकों का निर्माण कैसे होता है। संक्रमण तत्वों में निम्न कारणों के कारण संकुल यौगिकों के बनाने की प्रवृत्ति होती है। यह संकुल यौगिक बनने की प्रवृत्ति के ये निम्न कारण दिए रखे हैं जिनके कारण संक्रमण तत्व संकुल यौगिक बनाते हैं। पहला यहाँ पे रीजन है इनके धनायन का आकार छोटा होता है। संक्रमण धातुओं के धनायन के जो आकार है वो छोटे होते हैं, तो उसके कारण यहाँ पे आकार छोटा होगा तो इनके धनायनों पर उच्च आवेश घनत्व होगा। आकार छोटा हो गया तो आवेश घनत्व, चार्ज डेंसिटी है वो बढ़ जाती है और यहाँ पर धनायनों पर आवेश घनत्व अधिक होता है और इनके पास निम्न ऊर्जा के रिक्त डी कक्षक उपलब्ध
होते हैं। यानी एक और कारण है यहाँ पे कि निम्न ऊर्जा के कौन से रिक्त डी कक्षक उपलब्ध होते हैं, जो लिगेंड यानी कि इलेक्ट्रॉन दाता समूह लुईस 6 लिगेंड होता है। तो जो लिगेंड इलेक्ट्रॉन दाता समूह से इलेक्ट्रॉन युग्मों को आसानी से ग्रहण करके उपसंयोजक बंध बना लेते हैं। यानी संक्रमण धातु आयन है, उसमें रिक्त क्या होते हैं, डी कक्षक होते हैं, तो वो आसानी से लिगेंड से इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करके कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना देते हैं। इसलिए यहाँ पे संकुल यौगिक बनने की संभावना अधिक होती है। संकुल यौगिक यहाँ पे काफी बनते हैं। संकुल यौगिक यानी उपसंयोजक यौगिक वे यौगिक होते हैं जिनमें एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म वाले उदासीन अणु, जैसे यहाँ पे एमीन है, एक्वा है, लिगेंड के रूप में इनको नाम है इनके, या कोई ऋणायन जैसे साइनो है, फ्लोरो है, जो कि यहाँ ऋणायन के रूप में है। यदि किसी धातु परमाणु या आयन को इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करके उपसंयोजक बंध बनाते हैं तो इन्हें उपसंयोजक यौगिक कहते हैं। ऐसे यौगिक उपसंयोजक यौगिक कहलाएंगे। संकुल यौगिकों की सामान्यतः रेखीय यहाँ पे कैसे बने, या तो रेखीय होगा या वर्गाकार, समतलीय, स्क्वायर प्लानर, चतुष्फलकीय, टेट्राहेड्रल या ऑक्टाहेड्रल यानी अष्टफलकीय संरचना होती है इनकी। और संकुल यौगिकों के संबंधित यानी उपसंयोजक यौगिकों के संबंधित यहाँ आगे अपने एक यूनिट है पूरी की पूरी। नेक्स्ट जो यूनिट है उसमें उपसंयोजक यौगिकों के संबंधित यौगिक है यूनिट है, जिसमें अपन अच्छे से डिस्कस करेंगे उपसंयोजक यौगिकों के बारे में। या तो यह केवल संक्रमण धातु आयनों के उपसंयोजक यौगिक यानी संकुल यौगिक बनाने की प्रवृत्ति के क्या कारण है, तो उसके बारे में यहाँ बताया गया था। आगे कुछ यहाँ पे एग्जाम्पल दिए हुए हैं संकुल यौगिकों के। जैसे पहले तो बात यहाँ पे उपसंयोजक संख्या क्या होती है जानते हैं, लेकिन फिर भी देख लेते हैं कि धातु परमाणु से उपसंयोजक बंध द्वारा जुड़े लिगेंडों की संख्या को धातु की उपसंयोजक संख्या कहते हैं। किसी उपसंयोजक यौगिक में उस सेंट्रल मेटल आयन केंद्रीय धातु आयन की उपसंयोजक संख्या क्या होती है, तो उस केंद्रीय धातु आयन से लिगेंडों ने जितने बंध बनाए हैं उपसंयोजक बंध, वो उसकी उपसंयोजक संख्या होती है। जैसे उपसंयोजक संख्या 4 है तो उसमें 2 प्रकार का संकरण, जैसे पहला sp3 संकरण, संरचना कैसी बनेगी चतुष्फलकीय टेट्राहेड्रल, और यदि संकरण dsp2 होगा तो उस स्थिति में उसकी संरचना वर्ग समतलीय स्क्वायर प्लानर संरचना बनती है। कुछ उदाहरण दे रखे हैं, जैसे निकेल का यहाँ पे क्लोरो लिगेंड के साथ में बना हुआ यौगिक चतुष्फलकीय होता है, और यहाँ पे जिंक का साइनो के साथ में बना हुआ जिंक यहाँ 2+ ऑक्सीडेशन स्टेट में है, और उस स्थिति में साइनो के साथ में बना हुआ यौगिक चतुष्फलकीय होता है। और यहाँ पर जैसे निकेल का साइनो के साथ में और कॉपर का एमीन के साथ में बना हुआ यौगिक यहाँ वर्ग समतलीय स्क्वायर प्लानर होता है। इसी प्रकार यहाँ पे उपसंयोजक संख्या 6, और इसमें 2 प्रकार के संकरण हो सकते हैं। पहला है D2sp3 संकरण, यहाँ पर आंतरिक डी कक्षक संकरण में भाग ले रहे हैं, जबकि दूसरे वाला संकरण sp3d2 है जिसमें बाह्य डी कक्षक संकरण में भाग ले रहे हैं। तो इनको आंतरिक कक्षक संकुल और इनको बाह्य कक्षक संकुल भी कहा जाता है। दोनों स्थितियों में इनकी संरचना अष्टफलकीय ऑक्टाहेड्रल बनती है। कुछ यहाँ उदाहरण दे रखा है, आयरन का साइनो के साथ में और क्रोमियम का एमीन के साथ में, इनकी दोनों की 3+ ऑक्सीडेशन स्टेट में यहाँ पे अष्टफलकीय संकुल जिसमें संकरण D2sp3 होता है। और इसी प्रकार कुछ उदाहरण यहाँ पे आयरन का दे रखा है एक्वा लिगेंड के साथ में
3+ ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर, और जब यहाँ पे sp3d2 संकरण से अष्टफल की संरचना बनती है। आगे खूब सारे उदाहरण आएंगे उस यूनिट के अंदर, उपसंयोजक यौगिक के संबंधित यूनिट में, जहां पर अपन डिस्कस करेंगे। इसके साथ ही आपके सिलेबस में दिए गए टॉपिक जो थे वो इस फर्स्ट यूनिट के पूरे कंप्लीट होते हैं। और आगे नेक्स्ट अपन यहाँ पे दिए हुए हैं जो फर्स्ट यूनिट के जो महत्वपूर्ण यहाँ पे क्वेश्चंस और जो कई एग्जाम्स में आए हुए हैं, ठीक है, ये जो है यहाँ पे महत्वपूर्ण इनके प्रश्न हैं। ठीक, थैंक यू।